ओके जी, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन 128। अब इसमें एक रेयर डिसीज़ के बारे में जिक्र किया गया है कि ये डिसीज़ जो है ना वो 500 लोगों में से एक बंदे को लाजमी है। लिखा है ओनली 1 in 500 आर अफेक्टेड। 500 में से एक लोग लाजमी इससे अफेक्टेड है। तो जब मैंने इस डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 1/500 करूँगी। ठीक है, आपका जो इसका आंसर आता है आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में भी आप नंबर ला सकते हैं। सो हु हैव पॉजिटिव रिज़ल्ट, जिनको पॉजिटिव रिज़ल्ट है उनका लिखा हुआ है 95%। तो आपने 95% को डेसिमल में चेंज करना है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी ऐसे ही था, परसेंटेजेस लिखी हुई हैं तो आप उनको डेसिमल में चेंज करते हैं। राइट, ये मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है 1% लोग ऐसे हैं जिनका नेगेटिव रिजल्ट आए, तो 1/100 दैट इज़ इक्वल टू 0.01। तो इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब आपको वो लोग बताने हैं जिनको डिसीज़ है और बहुत रेयर है। ठीक है, तो आप जिनको डिसीज़ है उसको ऊपर रखेंगे और साथ रेयर डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखेंगे, और साथ में इस डिसीज़ को, जिनको रेयर डिसीज़ है और पॉजिटिव रिज़ल्ट है, ये कंडीशन आ गई और साथ प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर वही कंडीशन नीचे आ गई और फिर वो आ गई जिनको डिसीज़ नहीं है और वो फिर भी डिसीज़ के अंडर हैं। ठीक है, वो ये वाले पेशेंट्स हो गए जिनका यानी कि नेगेटिव रिज़ल्ट आया इन कॉमन वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद इसके साथ हमने कम्बिनेशन में, आपको पता है सेकंड वाला जो आपके पास एलिमेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आप लेते हो, तो PD- लेना है। मतलब वो लोग जो रेयर के अलावा लोग बचेंगे। ठीक है, रेयर डिसीज़ जो बहुत कम से कम जो शाज़ व नाज़र डिसीज़ होती है, तो D- मतलब वो वाली जो एक कम बाकी रिमेनिंग की होगी। तो इसको मैं कैसे निकालूंगी, 1 - P(D)। ठीक है, ऑफ PD आपको गिवन है, आप जब इसमें इसको निकालना है तो आप 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली एंड यू विल गेट द आंसर 0.1599। राइट। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 129। अब इसमें जो दो इंजीनियर्स आपके पास हैं, अब इंजीनियर 1 की प्रोबेबिलिटी भी बताइए और इंजीनियर 2 की प्रोबेबिलिटी भी बताइए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंजीनियर 0.7 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इंजीनियर 0। कंडीशन एरर भी आपको साथ ही गिवन है। ठीक है जी, एरर है फर्स्ट इंजीनियर्स का 0.02 और सेकंड इंजीनियर्स का 0.04 है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल बायस रूल अप्लाई करें और आंसर निकाल लें। तो बायस रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जब फर्स्ट एरर का निकालूंगी मैं, यानी फर्स्ट कंडीशन ई निकालना है मैं, तो ई और 1 को ऊपर रखूँगी, ये वाली 1 की वैल्यू को, और साथ में ये वाली पी की 1 वैल्यू को ऊपर रखूँगी, वैल्यूज़ को नीचे, प्लस ये कंडीशन और साथ में ये वाली वैल्यू को लिखूँगी। फिर इनको दोनों सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगी, आई विल गेट द आंसर 0.5385। अब ये क्वेश्चन भी सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सम करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ का तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन था 127। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसका छोटा सा प्रूफ आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब आप जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ई कंडीशन 2, चूँकि मैंने सेकंड इंजीनियर का एरर निकालना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ई कंडीशन 2 और 2 प्रोबेबिलिटी ऊपर और 1 और 2 वाले को प्लस करके नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, और इसको सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। अब चूँकि मेरे पास टोटल इंजीनियर ही 2 हैं, उनकी कंडीशंस भी गिवन हैं, तो अगर मैंने एक इंजीनियर की कंडीशन निकाल ली है तो मैं दूसरे में को 1 माइनस इसका आंसर लिखूँगी, तो मेरे पास वही आंसर आएगा जो कि सेकंड इंजीनियर का होगा। तो लिहाजा आप बायस रूल दूसरी दफ़ा अप्लाई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1 माइनस 0.5385 भी करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो सेकंड इंजीनियर का एरर होगा। यू कैन सी द आंसर, दीज बोथ आर द सेम। और मैंने और लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप पहले ये कर लो या इसको स्किप करके पहले आप ये भी कर सकते हैं। सो इट्स योर ऑन चॉइस। हियर इट गोज़ फ्रेंड्स।
आई होप आपको पसंद आया होगा, और कीप शेयरिंग माई लेक्चर्स, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रे फॉर मी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम। आपको पता है दैट आई एम टॉकिंग फेरी एंड आई एम टुडे गोइंग टू रिप्रेजेंट 130th क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ रिटन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें गिवन है 20%। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगी डेसिबल में, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ इक्वल टू 0.2। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ऑल 3 डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, तीनों डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और ये डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही हमें गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, इंडिपेंडेंट है, डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टेड है तो हमने क्या करना है कि 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 से, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 से। इन शॉर्ट के मैंने 0.2 की पावर ले लेनी है क्यूब, तो आई विल गेट द आंसर 0.008। सिंपल सॉल्व हो गया। उसके बाद जी पार्ट नंबर बी में क्या कहा गया है, अब इसको देखते हैं। पार्ट नंबर बी में आपको ये कहा गया है इफ़ फोर्थ एटम अराइव सक्सेसफुल। अगर कहते हैं कि 3 जो है वो डिफेक्ट हो गया, 3 दफ़ा डिफेक्टेड हो गया, हो सकता है चौथी दफ़ा सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर उसका कम्बिनेशन बताएं जी, उसकी वैल्यूज़ बताएं। तो आप क्या करेंगे, जो 3 दफ़ा डिफेक्टेड हो गया उसकी पावर, और फिर इसका जो आंसर है वो लेना है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मौजूद है वो डिफेक्टेड है, तो आपने जब नॉन डिफेक्टेड लेना है तो आप क्या करेंगे जी, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया, 1 माइनस 0.2 कर दिया, ताकि मेरे पास फेलियर भी आ जाए, ठीक है, सॉरी करेक्शन आ जाए। फेलियर तो ये है ना, ये डिफेक्टेड है 3 टाइम्स, तो 1 टाइम जो है वो यहाँ पर नॉन डिफेक्टेड आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.2 कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अब साथ में इसका कॉम्बिनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4th में से 3 की सिलेक्शन होनी है। तो मैं लिखूँगी 4 कॉम्बिनेशन 3, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डिफेक्टेड और यहाँ पे आ जाएगा नॉन डिफेक्टेड। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी देन आई विल गेट द आंसर 0.0256। सो हियर इट कंप्लीट्स। लेट्स टॉक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, और ये चूँकि हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइजेज हमने की हैं 3-4 वहाँ से रिलेटेड है। 2.34 सो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। आप देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। 131 के अंदर जो है वो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, तो मैं 10% गिवन थी, ठीक है। मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो 0.10 आ गया। इसी तरह से ये मेरे पास 15% गिवन थी प्रोबेबिलिटी बी, इसको भी मैंने जो है वो 0.15 कंसीडर कर लिया डेसिमल में कन्वर्ट करके। आगे है जी ए इंटरसेक्शन एन। तो ए इंटरसेक्शन एन जो है वो आपको बताया हुआ है, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको जो है ना उसने बताया हुआ है कि बोथ एडमिटेड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। दोनों जब होता है तो बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है, सिंपल। तो आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0.02 कर लिया, क्योंकि 2% है तो डिवाइड करेंगे 100 पर, तो यू विल गेट द। अब आपने निकालना क्या है, अब आपको ये चीज़ गिवन है इंटरसेक्शन, तो आपने निकालना है इसका यूनियन। आपने निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर विल आइदर एडमिटेड टू हॉस्पिटल और बैक टू द जॉब। तो आपने क्या निकालना है, बेसिकली आपने यूनियन निकालना है। तो आपके पास सिंपल फार्मूला यूनियन का एज इट इज़ गिवन है आपकी बुक के अंदर, थ्योरम जो है वो स्टार्ट का, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इनका इंटरसेक्शन। ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है, इसके अंदर लगा लें और यू विल गेट द आंसर फ्रॉम कैलकुलेटर 0.23। Okay जी, let's go to our next question, that is 132 question 32 question of review exercise। अब इसमें जी ट्रेंड ऑपरेटर गिवन है 50%। तो सबसे पहले 15% की प्रोबेबिलिटी को मैं डेसिमल में चेंज करूँगी, 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ इक्वल टू 0.5। अब मुझे 2 कोटास गिवन है, ठीक है। प्रोडक्शन कोटा है एक, लेकिन 2 तरह से गिवन है, एक ट्रेंड लोगों का और एक डू नॉट ट्रेंड का, ठीक है।
अब ये देखें वो ऑपरेटर जो ट्रेंड है, हु ट्रेंड फॉर प्रोडक्शन कोटा, तो वो है 0.9 पर 9 प्रोबेबिलिटी है। वो जो ट्रेंड नहीं है कोटा के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65। ठीक है, तो ट्रेंड नहीं है तो टी के ऊपर डैश आ जाएगी। अब आपने निकालना है जो ट्रेंड भी हैं और जो प्रोडक्शन कोटा में एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की इन दोनों को ऊपर रखेंगे, फिर इन दोनों के कम्बो को नीचे रखेंगे और प्लस कर देंगे इसके और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी के। इस पी टी के साथ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सेकंड वैल्यू की जहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे पी डैश है तो यहाँ पे भी पी डैश आएगा। अब मेरे पास पी डैश मौजूद नहीं है तो मैं पी टी डैश निकालूंगी। वो कैसे निकालूंगी, पी टी इज़ इक्वल टू 0.5 है, तो 1 में से 0.5 निकालो तो क्या बचता है, 0.5 ही बचता है। तो लिहाजा आप डैश में टी डैश में भी 0.5 लिखेंगे। आपने जस्ट ये आपको 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन है, इनको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे जो है वो 1 में से वैल्यू माइनस की है तो वो वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जब आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 0.5807 एंड हेयर यू कंप्लीटेड 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज़ 133। अब यहाँ पे जी आपके पास एक वेंडर है, ठीक है, आपने उससे कुछ मटेरियल परचेज़ किया है, कोई कस्टमर है उसने परचेज़ किया है, कुछ मामलात में वो सेटिस्फाइड है और कुछ मामलात में वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये यहाँ पर मसला चल रहा है और प्रोबेबिलिटी भी साथ में गिवन है। तो परचेज फ्रॉम वेंडर की प्रोबेबिलिटी आपको 0.2 गिवन है, आ कस्टमर इज़ डिससेटिस्फाइड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.1 गिवन है और साथ में आपको कंडीशन भी गिवन है कि वो डिससेटिस्फाई है तो उसकी क्या परसेंटेज है या उसकी क्या कंडीशन है या वो किस वजह से है, तो साथ में आपको 0.5 वो भी गिवन है। आपने फाइंड करना है डी कंडीशन ए, यानी कि डिससेटिस्फाइड ऑफ, आपने डिससेटिस्फाई ऑफ वेंडर। ठीक है, आपने ये चीज़ मालूम करनी है, वेंडर की डिससेटिफिकेशन आपको गिवन है, अब आपने डिससेटिफिकेशन ऑफ वेंडर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को यूज़ करने लगी हूँ। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ करूँगी, आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जो है वो फॉर्मूला जहन में रखना है, दैट इज़ डी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। अब जी मेरे पास पी ऑफ ए यहाँ से मौजूद है, यहाँ पे मैं लिख लूँगी, लेकिन मेरे पास डी इंटरसेक्शन ए मौजूद नहीं है। अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में, लाइक थर्ड लास्ट वीडियो में, यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन किया था। आपने क्या किया था, दैट आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कंडीशन प्रोबेबिलिटी को पुट किया था। सो यही काम मैं यहाँ पे करूँगी कि यहाँ पे ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर ही कंडीशन प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस करूँगी। तो आप इसको कह लें इक्वेशन 1। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये डी इंटरसेक्शन ए है, अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन डी करूँगी तो मेरी कोई भी वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और साथ में मैंने पी ऑफ ए की वैल्यू लिख ली। ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू मेरे पास है, मैंने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ओके जी, यहाँ पे मैंने लिखा है वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन का कंडीशन का फॉर्मूला बना लेते हैं, ये यहाँ पे मैं लिखूँगी। तो ए का डी के साथ है तो यहाँ पे ए कंडीशन डी लिख लेती हूँ और सेकंड वैल्यू डी है तो डी से ही डिवाइड करूँगी। तो जब मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन डी, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों ये वाली वैल्यू को साइड पे ले गई हूँ, इन दोनों वैल्यू को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास ए डी है इसकी वैल्यू भी गिवन है और पी डी की वैल्यू भी गिवन है, इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, इसके आंसर को मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट द आंसर 0.05। उसके बाद ये आंसर है जो मेरे यहाँ पे मिसिंग था क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाती हूँ, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये मिसिंग था, तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू जो है वो 0.05 जो निकाली है वो लिखी है एंड आई विल गेट द आंसर 0.25, राइट। देन हेयर इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। बात करते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ 134।
अब इस क्वेश्चन में क्या है जी, आपको यूनियन और नॉन यूनियन गिवन है, सेम कंपनी, न्यू कंपनी, न्यू व्हाट इज़ इट, फील्ड, न्यू और अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ आपको जो मैंने ग्रीन पेन से लिखी हैं ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको टेबल गिवन होगा तो आपने सबसे पहले इसका टोटल लिखना है। आपको मैंने बताया हुआ है कि कॉलम वाइज और रो वाइज टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आप इस दोनों का टोटल कर लें। यहाँ पे इन दोनों का 13 एंड 10 का टोटल कर लिया, यहाँ पे 4 और 11 का टोटल कर लिया, 2 और 5 का टोटल कर लिया, फिर इन तमाम यूनियन का टोटल कर लिया और इन तमाम नॉन यूनियन का कर लिया। फिर रो वाइज इसका, कॉलम वाइज सॉरी, इधर से कॉलम वाइज आप इसका टोटल करेंगे और यहाँ से रो वाइज इसका टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 100। अगर ये वैल्यू दोनों साइड से सेम आ रही है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अगर ये रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों सेम आ रही हैं तो इट्स मीन योर आंसर इज़ करेक्ट। अच्छा जी, अब आपने फाइंड क्या करना है, अब आपने न्यू कंपनी में यूनियन लोगों की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। टोटल पीपल इन न्यू कंपनी आर 23। ये आपको जी कैसे पता चला है, अगर आप टेबल देखो तो लिखा है न्यू कंपनी और साथ टोटल पीपल क्या लिखे हैं 23। तो ये आपके पास टोटल कैपिटल एन हो गया। अब स्मॉल एन आपके पास क्या है, यूनियन इन टोटल, अपने यूनियन निकालना है। ठीक है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, न्यू कंपनी में यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास स्मॉल एन यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 23, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आपने निकालना है अनएम्प्लॉयमेंट का यूनियन। ठीक है जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट है 2 और साथ में इसका यूनियन निकालना है। अच्छा जी, मैं आपको एक यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि आपने जो निकालना है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द वर्कर इज़ अ यूनियन मेंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यू कंपनी में यूनियन मेंबर की बतानी है। तो आप न्यू कंपनी की लाइन ये है और साथ यूनियन मेंबर ये है। ठीक है, अब सेकंड में वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन यूनियन सेक्शन ओनली बताना है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ ईयर। ठीक है, आपने ये बताना है इज़ अ यूनियन मेंबर। तो इसका मतलब है आप इस कॉलम के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। पहले के अंदर उसने आपको चॉइस नहीं बताई थी, आपको ये नहीं था कि आपके यूनियन पे काम करें या नॉन यूनियन पे काम करें, लिहाजा आपने टोटल सम इधर रो से ले लिया, इस तरह से नहीं लिया। ठीक है, आपने यूनियन और नॉन यूनियन दोनों का देखना था। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं सिर्फ यूनियन का देखो, तो फिर लिहाजा आप टोटल सम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ये है मेरा बी पार्ट। अब इसमें टोटल यूनियन प्रोबेबिलिटी 59 है और यूनियन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 59 करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए बी पार्ट दोनों बहुत इजी थे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन नहीं करना था, लेकिन फ़र्क ये था कि पहले में हमने रो वाइज टोटल कैपिटल एन लिया है और दूसरे में हमने कैपिटल एन जो है वो कॉलम वाइज लिया है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि पहले के अंदर वो यूनियन और नॉन यूनियन दोनों की बात कर रहा था, दूसरे के अंदर वो सिर्फ यूनियन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी। सो हेयर इट कम्प्लीट्स। एंड फर्स्ट वाले में आपको न्यू कंपनी के बारे में पूछा था, सेकंड वाले के बारे में उसने कंडीशन ओवर यूनियन पूछी थी। सो अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस करना सॉल्व करें, बुक अपने पास रखें, बुक को एक दफ़ा देखें, देन मेरे क्वेश्चन को समझें, फिर अगला क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा बुक को देखें, फिर क्वेश्चन करें। राइट, ओके जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ 135 क्वेश्चन। अब इसका मैं छोटा सा सम अप कर देती हूँ, स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लिखी हुई है कि एक क्वीन है जिसको कैंसर है। ठीक है, वो क्वीन कैरियर है कैंसर की, वो है 0.5%। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है प्रिंस की, कि उनके प्रिंस में कितना कैंसर डिसीज़ एग्जिस्ट करता है और कितना नहीं करता। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी क्वीन इज़ कैरियर 0.5%।
अब पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फॉर प्रिंस डिसीज़ के प्रिंस में कितनी डिसीज़ आ सकती है, वो भी 0.5% ही है, ठीक है। आप लिखा हुआ है ना वहाँ पे 50-50 डिसीज़, और फिर प्रिंस के लिए भी 50 डिसीज़ लिखा हुआ है, तो मैंने 50% को डिवाइड करके 0.5 बना लिया। हाँ जी, 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद कंडीशन क्या, कंडीशन गिवन 3 प्रिंस विदाउट डिसीज, प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वीन कैरियर। अब आपने कंडीशन क्या निकालनी है कि फॉर एग्जांपल कि उसके जो 3 प्रिंस हैं ना, उनको कैंसर नहीं है या उनको वो डिसीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन बनेगी सी कंडीशन D3 पावर डैश, ठीक है, D की पावर 3 डैश। अब 3 का मतलब क्या है कि 3 की जो भी वैल्यू होगी ना, डी का मतलब क्या है कि डी की जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर लेनी है 3। 3 उसने कहा है 3 प्रिंस, उसने यहाँ पे बात की है 3 प्रिंस की, तो इसका मतलब है जो मेरे पास डी है ना, वो मेरे पास प्रिंस की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं 3 डिसीज़ वाले प्रिंस की बात करें तो उसको मैं डैश से डिनोट करूँगी। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब इसकी पावर 3 है। तो जब 3 मैं लिखूँगी तो इसको पावर समझना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस पर बायस रूल अप्लाई करने लगी हूँ। सिंपल, आपने इस पर बायस रूल अप्लाई, यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो आप ऊपर रखेंगे विद कंडीशन पीसी का आंसर आपको गिवन है 0.5। उसके बाद यही प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी और इसके साथ प्लस हो जाएगा। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कैरियर हैं, जो प्रिंस कैरियर होंगे। अब वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है जो प्रिंस कैरियर नहीं होगा, तो आप डी के ऊपर डैश नहीं लिखेंगे, बाकी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। सी है तो यहाँ पर सी रिपीट नहीं हो सकता, तो हम सी डैश लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर भी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.5, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने इसकी पावर 3 लिखी है, क्योंकि 3 प्रिंस है ना। यहाँ पे यह पीसी जो है वो क्वीन कैरियर है, वो आ जाएगा। सिमिलरली यही दोनों बातें यहाँ पर लिखी हैं, तो यही दो यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है डी कंडीशन सी। अब ये वो वाले कैरियर हैं, वो वाली क्वीन के वो वाले प्रिंस हैं जिनको ये डिसीज़ नहीं है। तो ये सब यहाँ पर लिखा है आपके पास इज़ नॉट कैरियर, द प्रिंस विल नॉट हैव दिस डिसीज़। कुछ जो प्रिंस हैं जिनको डिसीज़ नहीं है उनको आपने मेंशन करना है। तो अगर मेरे पास 1 के अंदर मेरे पास टोटल कितने चांसेस होते हैं, मैंने इस बात को सोचना है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि आप कितने चांसेस हैं कि आपके प्रिंस को ये डिसीज़ नहीं होती, तो वो 1 चांस है, राइट। 1 चांस ऐसा है कि जिसमें आपके जो प्रिंस है उसको डिसीज़ नहीं होगी, बाकी 3 प्रिंसेस को ये डिसीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने 0.5 की पावर 3 ले लिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर वो प्रिंस लेने हैं जिनको डिसीज़ नहीं है, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, और साथ में पी सी डैश निकालना है, तो 1 के अंदर से मैं 0, तो मेरे पास 0.5 ही बचेगा, लिहाजा ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। तो 1 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो 1 की पावर 3 करूँगी तो आंसर मेरे पास 1 ही आएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी आई विल गेट 1/9 इज इक्वल टू 0.9। सो हेयर इट इज़ completed. Okay dear friends, now it's our last question of chapter number 2 probability, that is 2.136 review exercise का last question। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जिस सेम डेट ऑफ बर्थ के लोग गिवन है, पहले वो स्टूडेंट्स गिवन है जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, फिर वो स्टूडेंट्स गिवन है जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। इस क्वेश्चन में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी रेफरेंस दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.50 के क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 2.50 का रेफरेंस दिया हुआ है, आपने वहाँ से सारा इसका जो है वो बायोडेटा देखना है, मतलब वैल्यूज़ देखनी है और यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। सो देयर इज रिटन दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू स्टूडेंट हैव द सेम डेट बर्थ डेट।
इन अ साइज़ ऑफ 60 क्लास, 60 के साइज़ 60 क्लास के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है। 2 स्टूडेंट्स की एट अ टाइम सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो 60 क्लास के अंदर बट लोगों की बर्थडे सेम नहीं है, तो आई विल राइट हेयर टोटल वेज व्हेन नो स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। परमोटेशन अप्लाई की जाए क्योंकि रेपिटिशन नहीं है। जहाँ पे रेपिटिशन होती है वहाँ पे हम कम्पोजिशन अप्लाई करते हैं। तो 365 का परमोटेशन 60। ठीक है जी। टोटल वेज व्हेन 60 स्टूडेंट्स कैन हैव बर्थडे, तो 365 की पावर आप ले लेंगे 60। ये वो है जिसमें बच्चों की बर्थडे जो है वो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बर्थडेज हमारी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास के जिनकी बर्थडे सेम है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपने फाइंड वो वाले स्टूडेंट्स करने हैं जो सेम बर्थडे के नहीं है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव सेम बर्थडेज। तो आपने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी बर्थडे सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस ये प्रोबेबिलिटी मतलब ये बर्थडे हो सकती है, ये ओवरऑल है। ठीक है, तो जब मैं इसको इस पे डिवाइड करूँगी, स्मॉल एन को कैपिटल एन पे डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब चूंकि मैंने निकालनी है नहीं है कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, डू नॉट, तो मैं 1 में से माइनस कर दूँगी स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन को। ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट आंसर 0.99। अब 365 परमोटेशन 60, ये परमोटेशन 365 परमोटेशन 60 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने उसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है और 1 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9941। ठीक हो गया। अगर सपोज़ आपका मैथ की सेटिंग, कैलकुलेटर की सेटिंग मैथ के नहीं है स्टैट्स की, तो हो सकता है परमोटेशन का आंसर आपके पास डायरेक्टली ना आए, तो आप परमोटेशन का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। वैसे यूजली जो है वो स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, जैसे कि सिम्पसन्स रूल और ट्रेपेजोइडल रूल है, इस तरह से स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यूज़ होता है जब आपके पास परमोटेशन काफ़ी हाई लेवल की आ जाए, काफ़ी बड़ी आ जाए, क्योंकि इसका आंसर बआसानी कैलकुलेटर से नहीं आता, आपको फार्मूला ओपन करना पड़ता है। सो हेयर इट इज़ कम्प्लीटेड 0.99 फॉर 1। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है। जो बच्चे स्टैट्स और मैथ पढ़ते हैं उनके साथ ये लिंक शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को जहाँ से कोई सी क्वेश्चन की समझ नहीं आती प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल गिव यू आंसर इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू सो मच।